भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के यूट्यूब चैनल एनसीआई डायरी में मैं आनंद दुबे आप सभी का स्वागत करते हैं। हमारे बीच मौजूद हैं जसविंदर सिंह सैनी जी, जो कि सेक्रेटरी हैं लामरा कांगड़ी मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी के। और ये सोसाइटी इतना अच्छा ये काम कर रही है प्राइमरी लेवल पर। इस संबंध में सोसाइटी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आपकी सोसाइटी की क्या हिस्ट्री है और सोसाइटी कैसे शुरुआत हुई सोसाइटी की। एक्चुअली ये सोसाइटी 1920 में रजिस्टर्ड हुई थी। तो उस टाइम जैसे 11 लोग स्टेट सब्जेक्ट था, 11 लोग इकट्ठे होकर एक सोसाइटी का गठन कर सकते हैं। उस टाइम 11 लोगों ने एक सोसाइटी का गठन किया था। तो उस टाइम अगर बात करते हैं ना, हमें जो रजिस्ट्रार साहब हमारे लाहौर में बैठते थे, जो पाकिस्तान का हिस्सा। अच्छा। आज भी जब हम सर्टिफिकेट देखते हैं तो उसमें लाहौर की मोहर लगी। तो हिस्ट्री ये रही है कि सोसाइटी की उस समय से लेकर आज तक इस सोसाइटी ने बहुत ज्यादा ग्रोथ किया। और असली जो कोऑपरेटिव का जो सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उसमें रहते रहते लोगों का एक तो ग्रोथ हुआ है, डेवलपमेंट हुई है। उस रूरल एरिया की डेवलपमेंट, एम्प्लॉय जनरेशन, ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जिससे पता चलता है कि कोऑपरेटिव का असली मॉडल वे लामरा कांगड़ी में है। तो आपकी सोसाइटी जैसे 1920 में स्टार्ट हुई थी, तो उस समय क्रेडिट सेक्टर में हुई थी या नॉन क्रेडिट सेक्टर? उस समय उसको पैक्स बोलते थे, क्रेडिट का काम, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। तो 1920 में जो सब्जेक्ट था, स्टेट सब्जेक्ट था, वो क्रेडिट का था, पैक्स का। तो फिर और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती थी सोसाइटी उस टाइम पे? मेनली जो टाइम होता था 1920 की बात करें तो उस टाइम उसके बाद क्या होता था कि बैंक से लोन लेकर आगे मेंबरों को देना, इतना काम था। जैसे जैसे जरूरतें बढ़ी, गवर्नमेंट ने उसमें कुछ शब्द ऐड किया। जैसे लोगों को फर्टिलाइजर सप्लाई देना था तो फर्टिलाइजर ऐड कर दिया उसमें, क्योंकि उसमें एमसीएल बनते थे, एमसीएल मेंबर क्रेडिट लिंक। जो एग्रीकल्चर लोग होते हैं उनको क्रेडिट के साथ साथ कोई और भी बीज खाद वगैरह प्रोवाइड करना। इसके साथ ही उन्होंने देखा कि रूरल एरिया में पैक्स काम कर रही है। और जो हम गवर्नमेंट ने कोई स्कीम के थ्रू पैसा देना होता था, जैसे कोई सामान देना होता था, जैसे हम बोलते थे डिपू बोलते थे उसको, पीडीएस जो होते थे, उसमें उस टाइम कैरोसिन ऑयल गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी पार्ट था। तो उन्होंने उनको बोला कि अगर पंचायत चाहती है तो उस विलेज में डिपो भी खोला जा सकता है। ठीक है। तो मतलब सोसाइटी जब इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट हुई थी तो एक तो क्रेडिट एक्टिविटीज कर रही थी और दूसरा पीडीएस सर्विसेज और एग्रीकल्चर सर्विसेज। उसके अलावा जो जैसे फिर आपकी सोसाइटी मल्टीपर्पज कैसे, मतलब जो वर्ड अभी आपका सोसाइटी का नाम है लामरा कांगड़ी मल्टीपर्पज, तो मल्टीपर्पज में आने के पीछे की क्या हिस्ट्री है? उसका जो मेन रीजन है वो हमारा एक शेयर होल्डर मेंबर है जिसकी वजह से ये सोसाइटी कन्वर्ट हुई है, जो मैं मानता हूँ। उसका मैं ब्रीफ हिस्ट्री बताना चाहता हूँ कि हमारा एक मेंबर था 89 के करीब, इटली में चला गया। उसका कुछ पैसा था सोसाइटी में जमा था। तो उसके बाद वो 99 में वापस आया। तो वापस जैसे आया, आपको पता है कोई फॉरेनर आता है तो दिल्ली में ज्यादातर उस टाइम ज्यादा एयरपोर्ट होते थे। तो उसके बाद वो हमारे एक स्टेशन पड़ता है जहाँ पर बस रुकती है, बुल्लोवाल, 3 किलोमीटर हमारे विलेज के है, 3 किलोमीटर। वो जब आया तो वाई बस बुल्लोवाल तक आया और उसका मतलब ट्रांसपोर्ट का कोई साधन नहीं था विलेज में आने के लिए, तो वो पैदल चलकर विलेज में आ गया। एक दिन वहां पर वो उसने कोई पैसे की ट्रांजेक्शन करनी थी, जो पैसा उसका सोसाइटी में जमा था। तो अपने पैसे के लिए वो वहां पर सोसाइटी में आया। तो वहां के जो सेक्रेटरी साहब थे उस टाइम उन्होंने वैसे बात की जनरली कि देखो फॉरेन कितना डेवलप हो चुका है, वहां के रूरल एरिया इतने डेवलप है, ऐसे मतलब उनको दिक्कत हुआ कि गांव तक आने में कोई साधन नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। उसने एग्जांपल दी इटली की। अच्छा। इटली में डेयरी फार्मिंग बहुत होती है, बड़े गांव भी ऐसे हैं जैसे कि शहर है। तो उन्होंने बोला क्या हमारे विलेज में क्या नहीं है? उन्होंने बोला पहले तो यही है कि हमारे विलेज में आने के लिए ट्रांसपोर्ट ही नहीं हुई। तो उन्होंने सोचा कि उन्होंने वैसे ही जैसे मजाक में विलेज के लोग होते हैं एक दूसरे से मजाक कर लेते हैं, तो उन्होंने बोला कि आप जैसा कोई एनआरआई कोई डोनेशन दे दे सोसाइटी तो हम चला लेंगे, उससे क्या उसने बोला कि ऐसा करो अपनी मैनेजमेंट बुलाओ, कमेटी होती है जिसमें डिसीजन लेना होता है। तो मैं 80,000 रुपया मेरी इस टाइम एफडीआर है मेरी उस पैसे की बात है जे 99 में 80,000 की एफडी। तो वो कह रहा था मैं डोनेट कर दूंगा सोसाइटी को, अपना एक शर्त रखूंगा कि आप ट्रांसपोर्ट का कोई ना कोई साधन चलाओगे जिसमें मैनेजमेंट सोसाइटी करे, जो भी पैसे रेट रखना होगा सोसाइटी रखे। सिर्फ एक मेरे 80,000 का ये रहेगा कि विलेज में आने के लिए कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट होगा। तो जैसे लोग जैसे मैनेजमेंट इकट्ठी हुई तो उसने प्रॉमिस किया, मैनेजमेंट ने कर दिया, फ्री का पैसा मिल रहा है तो कौन मना करता।
तो इन्होंने प्रॉमिस किया कि हम ट्रांसपोर्ट चलाएंगे कोई ना कोई, तो लोगों को फायदा मिलेगा, सोसाइटी को भी इनकम आएगी। बिल्कुल। जब उन्होंने पहला उसको 3 व्हीलर बोलते थे, तो 3 व्हीलर परचेज करने के लिए 1.5 लाख का वो 3 व्हीलर आता था, तो 80,000 उन्होंने दे दिया, तो 70,000 इन्होंने सोसाइटी फंड से पकड़े 3 व्हीलर परचेज किया। जब 3 व्हीलर परचेज किया, वो एक हरियाणा टू बुलवाला हमारे मार्ग पड़ता है, जिसमें अगर वो मार्ग यूज करते हैं तो 25 किलोमीटर का वाया कम हो जाता है, अगर किसी को निकेरिया दुसवा जाना होता है। तो एक तो शॉर्टकट रूट हो गया, दूसरा इनकम हो गया। तो मेनली क्या हुआ कि जब वो सोसाइटी ने मतलब ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू कर दी। तो ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू करने पे सोसाइटी को कोई बायलॉस का बात होता है कि क्या क्या सर्विस आप दे रहे हैं, ऐसा कुछ करना चाहिए? उस टाइम ऐसा कुछ मन में नहीं था, क्योंकि फ्री का पैसा मिल रहा था, तो सर्विस शुरू कर दी। कर दी, मगर पता तब चला जब हमें एक नोट्स आ गया एआर ऑफिस से, रजिस्ट्रार ऑफिस से आया, तो उसको ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार भेजा, आप इसको इमीडिएटली बंद कर दो, आप इसको चला नहीं सकते। हमारे मेंबर क्योंकि आपका बायलॉस है कभी। हाँ, बायलॉस ये उन्होंने इस नोटिस में कर दिया। तो इन्होंने बंद करने के बाद वो एआर साहब के पास गए, एआर साहब कहते हैं ऐसे बायलॉस में तो अमेंडमेंट कराए जा सकते हैं। वो पता नहीं था ना किसी को, जैसे अभी की हिस्ट्री क्या है कि अभी मॉडर्न वाइज लगा, किसी को पता ही नहीं, अब पता चल रहा है, लोग नोट कर रहे हैं। जब तक पता नहीं चलेगा ना, तब तक कोई बताने वाला नहीं है, बताने वाला होगा तो पता। तब फिर उसके लिए मैनेजमेंट ने रजिस्ट्रार ऑफिस गए। फिर उसके बाद जब पता चला कि डीआर साहब कहते हैं मैं अलाउ नहीं करता, तो उन्होंने किसी ने सलाह दी कि आप जेआर ऑफिस से एक बार कान सिंह पन्नू, हाँ, वहां पर बैठते हैं। क्या नाम बताया? सरदार कान सिंह पन्नू साहब का अभी आईएएस है, तो साहब आईएएस थे, तो उस टाइम पीसीएस थे, तो ज्वाइंट रजिस्ट्रार थे। तो जैसे हमारी मैनेजमेंट ने उनसे मुलाकात हुई, इस मतलब ये हालातों में हुई कि हमारी मैनेजमेंट चाहती थी कि हम अजाइन कर दें, क्योंकि काम तो कोई करना नहीं है, विलेज में कर ही नहीं सकते, उनको जेल लगा के हम तो विलेज में कोई काम ही नहीं कर सकते। अगर अलो ही नहीं करती गवर्नमेंट, मुझे पता नहीं था ना, सोसाइटी का काम है मेंबर्स को सहूलियत देना, सर्विसेज देना। बिल्कुल, मैनेजमेंट तो नया काम कर रही है तो उसके लिए तो एप्रिशिएट करना चाहिए। मैनेजमेंट का तो यही रोल होता है ना, लोगों की कोई प्रॉब्लम को सोल्व करना टैक्स के थ्रू। अगर मैनेजमेंट कोई काम ही नहीं कर सकती तो उसका रोल तो जीरो हो गया। उन्होंने ये महसूस किया कि अगर हमने टाम्पू चलाया था फर्स्ट टाइम, एक नया काम शुरू किया था, और पहले काम में ऑब्जेक्शन लग गया, तो हमारा तो रोल ही है नहीं। तो उस हालातों में पन्नू साहब से मुलाकात हुई। पन्नू साहब से इस तरीके से मुलाकात हुई कि चलो ज्यादा लेंथी नहीं बता सकते। पन्नू साहब को मतलब एक ऐसा लगा कि ये लोग काम करना चाहते हैं, मगर कुछ सिस्टम ऐसा है कि काम नहीं करने देता। तो उन्होंने कहा कि आप देखो, अकॉर्डिंग टू लॉ तो मैं भी अलाउ नहीं कर सकता, मतलब ये नहीं है अलाउ नहीं करना, हम इसमें अमेंडमेंट कर लेते हैं, मल्टीपर्पज सोल्यूशन दे देते हैं। आप ऐसा करो, नाराज ना हो, कुछ टाइम लगेगा, आप इसको मल्टीपर्पज कन्वर्ट कर लो, उसके बाद आप एक छोड़कर सारी सुविधाएं दे देना जो विलेज लोगों को चाहिए। चलो, उसके बाद मल्टीपर्पज मल्टीपर्पज का रूल आया 99। तो जब पहली बार इन्होंने टापू चलाया, इतनी जरूरत हो गई लोगों को, एक टापू से एक साल में 6 टापू परचेज करने पड़े सोसाइटी को, क्योंकि इनकम आ रही थी। इनकम के साथ साथ लोगों की डिमांड बढ़ गई, रोजगार भी मिल गया। तो इन्होंने कहा कि हर साल हम इजलास करते हैं और मुनाफा भी बांटते हैं मेंबरों को। इस बार पन्नू साहब को हम चीफ गेस्ट के रूप में विलेज में बुलाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी एक नई प्रॉब्लम सोल्व की, जिसमें एक नया इनिशिएटिव भी मिला। जब चीफ गेस्ट बनकर पन्नू साहब आए, तो लोगों ने, जैसे आपको पता ही है, कोई ऑफिसर जाता है, सीनियर ऑफिसर, तो लोग अपनी कई सारी डिमांड रख लेते हैं। उस टाइम जब वो इजलास में थे, तो लोगों ने कहा हमारे विलेज में तो ये भी नहीं मिलता, ये भी नहीं मिलता। तो पन्नू साहब ने कहा ऐसा करते हैं, आज के बाद मैं सोसाइटी को अडॉप्ट ही कर लेता हूँ। अडॉप्ट कर लेता हूँ, आज के बाद मैं, मेरी गाइडलाइन से जैसे सोसाइटी आगे बढ़ेगी, जो आपकी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, सोसाइटी के थ्रू उसका सोल्यूशन देंगे। आप बताओ क्या क्या चाहिए सोसाइटी का। तो हमें मैनेजमेंट और स्टाफ को ये बोल दिया कि मैं हर साल आऊंगा, क्योंकि इजलास करना हर साल जरूरी होता है। मतलब जो आपकी एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग होती है, उसमें वो आएंगे। वो कहते हैं मैं चीफ गेस्ट बनकर आऊंगा, अपने मुंह से उन्होंने बोल दिया। मगर आऊंगा तब कि आप एक नया इनिशिएटिव लोगे। अच्छा, हर बार एक नया इनिशिएटिव लोगे तभी मैं आऊंगा, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा, आप इजलास कर लेंगे। तो सोसाइटी के लिए भी एक हो गया, टारगेट हो गया कि इस साल मतलब आपको पता है नई सर्विस देनी है। मार्च से पहले एक 4 से लेकर फाइनेंशियल ईयर होता है 31 मार्च तक, उसमें एक इजलास भी जरूरी होता है। अगर इजलास करना है तो पन्नू साहब को बुलाना है, पन्नू साहब तभी आएंगे जब कोई इनिशिएटिव लिया होगा। तो सोसाइटी के साथ एक टारगेट चलता रहा। आज जितनी भी सर्विस है, 1999 से लेकर 25 साल का सफर हो गया, तो जितनी भी सर्विस है वो इंक्रीज हुई है जब वो आएंगे।
अच्छा, हर साल आए हैं, 25 साल में 25 बार आए हैं, हम्म। और 25 कोई नीची बड़ी छोटी मैं आपको बताऊंगा कितनी सर्विस है, वो वैसे ऐड क्या- होती रही। अच्छा, तो आज भी जैसे अभी भी जो करंट है, मैं आपको स्थिति बताता हूँ। आज की जो स्थिति है, हम फरवरी में इजलास करते हैं जनरली, और इजलास करने जा रहे हैं। अगर उनका फोकस है कि नई सर्विस कौन सी है, हमने जनौषधि के अंदर खोल दिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी मॉडर्नाइजर में बनाया, हाँ। तो हमने एक मंथ में तो जनौषधि के अंदर खोल दिया। आपने अभी करंटली अच्छा करंटली अभी खुला है, अभी मतलब कि 1-2 दिन माल भी पहुंच गया है, तो 1-2 दिन में शुरुआत हो जाएगी। उसमें क्या होता है, ड्रग लाइसेंस लेने होते हैं, मैं उसकी हिस्ट्री बताता हूँ। अभी जो सर्विस कर रहे हैं, जो जितनी भी सर्विस है सोसाइटी की, आप अगर उनसे पूछोगे कौन कौन सी सर्विस चला रही है सोसाइटी, कौन कौन सर्विस चला रहे हैं आप? मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज कर रही है सोसाइटी। ठीक है, तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज में आप क्या क्या कर रहे हैं, कैसे? उसमें ऐसे होता है कि जैसे लोग अपना पैसा जमा करवाते हैं, अच्छा, डिपॉजिट हम डिपॉजिट लेते हैं लोगों से, उसमें सेविंग के रूम में, एफडी के रूम में, और मेंबरों को क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, जैसे भी उनको जिस प्रकार के लोन की जरूरत होती है। जैसे मेजरली लोन चलता है शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर और शॉर्ट टर्म नॉन एग्रीकल्चर। उसके अलावा भी हमने तो आप डिपॉजिट लेते हैं, और जो नीडी पर्सन है उनको आप अपना उनको लोन देते हैं। मगर मल्टीपर्पज का हमें क्या फायदा मिला, मैं आपको ये बताता हूँ। हमारे पास डिपॉजिट बहुत मात्रा में आना शुरू हो गया, क्योंकि सर्विस अच्छी थी, मगर डिपॉजिट ज्यादा आना भी क्यों लॉसेबल हो जाता है, जब तक उसकी इन्वेस्टमेंट सही तरीके से ना होती है। बिल्कुल। तो हमने वो मल्टीपर्पज जब बनवाई थी सोसाइटी, उसमें अमेंडमेंट करवा ली थी। एक तो ट्रांसपोर्ट का अमेंडमेंट, एक हमने कहा था कि नंबर ऑफ लोन्स हम प्रोवाइड करेंगे, जैसे बैंक करती है, व्हीकल लोन्स हो गया, स्टडी लोन हो गया, एग्रीकल्चर लोन हो गई, ऐसे मल्टीपर हमने लोन शुरू किए, जिससे तो उसका पैसे की इन्वेस्ट अच्छी हो गई और हमें रिटर्न अच्छी मिलनी शुरू। तो इस तरीके से फाइनेंशियल अभी लोन किस किस कैटेगरी में आप प्रोवाइड करते हैं? देखो, 2 लोन तो मेजरली चलते हैं, शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर और शॉर्ट टर्म नॉन एग्रीकल्चर। इसके अलावा हम एग्रीकल्चर लिमिट बनाते हैं, एग्रीकल्चर मशीन परचेज करने के लिए देते हैं, हाउसिंग लोन देते हैं, स्टडी लोन देते हैं। हाउसिंग लोन भी दे रहे हैं आप? कस्टमर कोई आपने किसी भी टाइप का कोई कंस्ट्रक्शन कर लिया, जैसे पैलेस बनाना है बड़ा, तो वो भी लोन मिलता है। पर्सनल लोन मिलते हैं, सैलरी लोन मिलते हैं, व्हीकल लोन मिलते हैं। जितने बैंक में एक लोन होते हैं, वो सारा सोसाइटी दे। तो होम लोन कितना तक दे देते हैं? देखो, हर जो लोन का जो रहता है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग रहता है। पर्सनल लोन का कुछ ज्यादा होता है, हाउसिंग लोन में हम थोड़ा सा 10% में दे देते हैं, किसी को 12% में। मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं, होम लोन कितना तक दे देते हैं? हाँ, वो हमें जो पहले क्राइटेरिया था, हमने उनको बोला था 80% तक का हम लोन दे देंगे जितना। तो विलेज में ज्यादा कॉस्टली घर नहीं होते थे उस टाइम, अभी भी जो बात है, अगर उसका 30 लाख का घर बन रहा है, तो उसका में 24 लाख रुपया दे देते हैं। मगर उसकी सिक्योरिटी रहती है हमारी, ऐसे नहीं लोन जाता कि सिर्फ होम में ही अपने होम को कवर किया। हम उसके पीछे एग्रीकल्चर लैंड और कोई कैश सिक्योरिटी लेते हैं, जैसे एफडी के रूम में ले ली, या उसकी लैंड को प्लज कर लिया, ताकि लोन जो हो सिक्योर हो, इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो। इसलिए मेन आपका पॉइंट है कि मतलब जब भी लोन कर रहे हैं तो सिक्योर लोन करते हैं, आप कोई नहीं कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, कई बार जैसे होता है ना सोसाइटीज में कि उसकी आपका जो लोन क्राइटेरिया उसको फुलफिल नहीं कर रहा, लेकिन लोग थोड़ा सा दबाव दिलवाते हैं कि हमको भी लोन मिल जाए। देखो, इस तरीकों को कैसे हैंडल करते हैं आप? देखो, क्योंकि ये दिक्कतें आती हैं, बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे पूरा 100% हूँ। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो मैनेजमेंट है और स्टाफ है, उनका एक एम है, विजन है। अगर पैक्स को लॉन्ग टर्म तक चलाना है, एक तो शॉर्ट टर्म के लिए हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अगर उसको लॉन्ग टर्म में चलाना है तो कॉम्प्रोमाइज की जगह नहीं होनी चाहिए। मतलब जो रूल रेगुलेशन है वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए। हमें वो मैनेजमेंट आपको पूरा सपोर्ट देती है, पूरी सपोर्ट देती है। इसमें कभी भी आज तक मैंने अपनी 22 साल की सर्विस में एक बार भी इग्नोर होते नहीं देखा। हमें 1 लाख का लोन, हमें 2 लाख का, पूरे का पूरा। तो आपका एनपीए तो नहीं होता? नहीं, एनपीए हो ही नहीं सकता अगर आपका सिक्योर लोन है। सिक्योर लोन का मतलब ये होता है कि अगर आपका कुछ पैसा बढ़ रहा है तो सारे मेंबर आपको टाइमली रीपे कर देते हैं। रीपेमेंट कभी कभी हो जाते हैं, हालात हो जाते हैं, मगर ये नहीं कि वो देते हैं, मगर वो कोई ना कोई समाधान लगा देते हैं। मैंने 1-2 केस की बात करूंगा। 1-2 केस ऐसे हुए, हमने कहा कि जो विलेज के लोग हैं, अगर हम प्रेशर पाएंगे तो ये अपना काम, कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो पेमेंट नहीं करते, हमने उनको मौका दिया। तो ये सारा जैसे आप रूल रेगुलेशन जो फ्रेम करते हैं, तो वो आपका मैनेजमेंट उसको अप्रूव करता है, मैनेजमेंट कमेटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, प्रेसिडेंट है। तो उसमें जो रूल एक बार बन गया, उसी के हिसाब से सोसाइटी को चलाने के लिए आपको पूरा उसमें छूट रहता है, बिल्कुल प्रेशर ऐसा क्रिएट नहीं होता है।
जो भी पॉलिसी बना ली हमने किसी भी लोन के लिए, किसी भी लोन, मैं एक एग्रीकल्चर लिमिट की बात करता हूँ, जो एग्रीकल्चर लिमिट के लिए एक पॉलिसी बनी है कि इतनी जगह पर इतना लोन मिलेगा, 1 एकड़ पर 3 लाख रुपए हम देते हैं जो करंटली चल रहा है, तो हर को 1 एकड़ पर 3 लाख ही मिलेगा। उसकी लैंड जो 8 रन होगी पूरी तहसील में जाकर इंतकाल सोसाइटी के नाम पर होगा। उसके बाद जितने भी कागज उसके साथ अटैच होते हैं, उसके बाद जब पता चल जाता है ये सिक्योर हो गया, उसके बाद लोन दिया जाता है। अगर रिकवरी नहीं होती तो उसकी लैंड की कीमत तो 10-12 लाख होती है, तो फिर कोई मेंबर ऐसा थोड़ी करेगा 3 लाख के बजाय अपनी 10-12 लाख की लैंड छोड़ दे। तो उसका फिर डर रहता है मेंबर को भी, हम भी चाहते हैं कि वो टाइमली जो है नहीं। तो ये तो हो गया आपका क्रेडिट सेक्टर। इसके अलावा और क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं? इसके अलावा हमारा ट्रेडिंग में हम फर्टिलाइजर, सीड वगैरह जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो उसके अलावा हमारे पास जो मेनली जो किसानों के लिए है कस्टमर हायरिंग सेंटर, जिसको हम बोलते हैं ऑल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी। अभी जितनी भी मॉडर्न मशीनरी होती है, हमें चंदू साहब का क्या क्या फायदे मिले। चंदू साहब हर फील्ड में रहे हैं, एडमिन सेक्रेटरी तक रहे हैं, तो उनके फील्ड इतने थे कि जो भी सर्विस हम स्टार्ट करने लगते हैं, मतलब जाते हैं ना, वो उनके मार रहते हैं। मतलब अगर एग्रीकल्चर की एग्रीकल्चर सेक्रेटरी रहे, अभी जन औषधि के अंदर की बात की तो ड्रग कमीशन पर जाके रहे, तो हमें भी पता होता है कि हमने ये शायद शुरू करनी है, मगर वो उसके हेड रहे, तो इसका फायदा मिलता है कि वो हमें स्टेट ऐसी मतलब पढ़ा देते हैं कि हम प्रोडक्ट के रूप में ही जाए। कस्टमर हायरिंग सेंटर का क्या प्रोडक्ट रहा, तो क्या बेनिफिट रहा, लोगों को क्या बेनिफिट मिला। लोगों को जो जैसे वहां पर जमीन बहुत कम होती है, आपको पता है पंजाब में पर एक अगर मेंबर बात करें तो 2 से एकड़ ज्यादा जमीन नहीं आती। अगर एक इम्प्लीमेंट की बात करें हम, ट्रैक्टर और कुछ इम्प्लीमेंट करने को लेने हो तो 10 से 12 लाख की होती है। तो इम्प्लीमेंट कस्टमर हायरिंग सेंटर की जरूरत क्यों पड़ी, ये मेजरली पॉइंट है। इसको मैं इसलिए डिस्क्राइब कर रहा हूँ क्योंकि अगर तक जब तक टैक्स इसका काम नहीं शुरू करेगी तब तक एरिया डेवलप नहीं हो सकता। उसका कारण भी बताना चाहता हूँ। हमारे पंजाब में 2 से 2.5 एकड़ हर फार्मर के पास जमीन आती है। अगर एक फार्मर अपनी खेती के लिए एक ट्रैक्टर और कुछ इम्प्लीमेंट परचेज कर लेता है तो 12-13 लाख के वो इम्प्लीमेंट आएंगे, तो 2.5 एकड़ से इतनी इनकम नहीं हो सकती कि वो उसकी रीपेमेंट कर दे। हमेशा किसान कर्जे के कर्जे में हो जाता है। उसका रीजन क्या था कि इकोनॉमिकली ये देखा गया कि कोई भी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट एक साल में 1,000 घंटा अगर नहीं काम करता है, 1,000 वर्क नहीं करता तो वाइबल नहीं रहता। तो उसके पास अगर 2.5 एकड़ जगह है तो बाकी टाइम तो खड़ा ही रहेगा, 2 दिन चलेगा, उसकी डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगी, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, तो चलता ही रहेगा, उसकी इंश्योरेंस चलेगी, सारा कुछ इंश्योरेंस चलेगा। कस्टमर हायरिंग सेंटर का क्या फायदा है, किसानों को अपना इम्प्लीमेंटर नहीं खरीदने पड़ते और वो कस्टमर हायरिंग सेंटर हर किसान के खेतों में जाता है, टाइमली बुआई करता है और 1,000 घंटे की शर्त भी पूरी कर लेता है, तो वाइबल भी बढ़ जाता है। दोनों फायदे हो गए, किसानों को भी फायदा मिल गया कि उसको जो कर्जे की मुक्ति मिल गई और कस्टमर हायरिंग सेंटर सेंट्री मशीनरी होने की वजह से वो 1,000 घंटा हर। तो इसको आप मैनेज कैसे करते हैं? जैसे डिमांड सब तरफ से जब खेत की बुवाई होती है तो सभी लोग एक साथ डिमांड आती होगी, बिल्कुल ठीक है, वो कैसे करते हैं? उसका क्या होता है कि 15 से 20 दिन हर फसल को चेंज करने में मिल जाते हैं। ठीक है, 20 दिन में हमने जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ी, अभी हमारे पास 6 शेड ट्रैक्टर है, ऑल टाइप ऑफ मशीनरी है, ड्रोन तक नहीं जो भी इम्प्लीमेंटेशन होते हैं वहां पर मौजूद है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है वहां पर। तो लोगों को इतनी सियानत है, उनको भी पता है अगर शेड ट्रैक्टर इन खेतों में चल रहे हैं तो मेरी बारी कल को आएगी, अगर परसों का है। अगर बिजाई उस तरीके से हुई है तो कटाई भी उस तरीके से होगी, उसी तरीके से सिस्टम बन जाता है। एक बार लोगों को समझाने की जरूरत होती है, उसके बाद एक सिस्टम बन जाता है। ये सब आप जो जब समझाते हैं तो आपकी एनुअल बॉडी मीटिंग में ये सब डिस्कशन करते हैं? बिल्कुल, देखो मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट क्या देना चाहता हूँ, लोग समझ क्यों रहे हैं, ये बात है ना। वो टाइम कैसे निकालते हैं? जैसे आप बता रहे कि आपकी सोसाइटी में लगभग 2000 मेंबर, बिल्कुल, तो 2000 मेंबरों को पूरा एड्रेस करना, समझाना, ये कैसे आप करते हैं? देखो एक तो हमारा ये रहता है कि हम वहां पर एग्रीकल्चर कैंप लगाते रहते हैं रूटीन में। अच्छा, ये नहीं है कि हमारा जला से ही होगा, नॉर्मल इतने कैंप्स लगते हैं। अगर आप देखोगे तो हमारा जब सोशल एक्टिविटीज की बात करूंगा उसमें हमने कैंप अकाउंट भी लगाया हुआ है, जिसमें किसानों के लिए इतने कैंप लगाए, मेडिकल के लिए इतने कैंप लगाए। उसका क्या होता है कि मेन कोऑपरेटिव का अगर मकसद देखें, रूरल एरिया को डेवलप करना, उनकी हेल्थ का क्या रखना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, फिर इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करना, ये सारे के सारे उनके एक कॉमन मतलब प्रिंसिपल है। तो हम उनके लिए ही काम करते हैं, तो हम इसके लिए इस तरीके से काम करते हैं। तो मेंबरों को जोड़ने के लिए जो गवर्नमेंट की जो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी
योजनाएं हैं उनसे रिलेटेड कैंप्स आप वहाँ लगाते हैं, लगाते जैसे हैं। कि मेंबर को बात करनी होती है बिल्कुल बिल्कुल और वो सोसाइटी से जुड़ा रहता है। ये आपके मेन पॉइंट है। क्योंकि एक कैंप में नहीं आया तो दूसरे में आ जाएगा, वो दूसरे में आ जाएगा। दूसरे में नहीं आया तीसरे में आ जाएगा। जो अगर रूटीन में जनरल हम कम लगाते रहेंगे, कभी ना कभी तो उसको मौका मिलेगा ना साल में एक बार आने का। क्योंकि कोऑपरेटिव में जनरली क्या है कि जितनी भी मेंबर्स होते हैं तो उनको जानकारी नहीं होती सोसाइटी क्या कर रही है, सोसाइटी से हम क्या क्या सर्विसेज ले सकते हैं। मैंने शुरुआत में एक बात कही थी, मैंने ये बोला था कि टैक्स को पता ही नहीं था कि उसमें बाईलॉज में अमेंडमेंट कर हाँ, तो उसको चलाया जा सकता है। अगर मेंबरों को ही नहीं पता चलेगा तो सर्विस कैसे लेंगे? हमारे मन में तो है ना, मेंबर को हर स्कीम को के बारे में खुद बताएं। बिल्कुल, जैसे अभी सरकार ने जिम्मेवारी ली है कि जितनी मॉडर्न वाइज क्लास है मेंबरों तक पहुंचाई जाए, इसका जे बेनिफिट मिलेंगे उस। अच्छा एक चीज तो ये हो गया, आप डिपॉजिट्स लेते हैं फिर उसके बाद आप क्रेडिट देते हैं। जनरली जैसे हम और जगह देखते हैं तो ज्यादातर पैसे की सोसाइटियां बैंक से पैसा उठाती हैं, जिला सहकारी बैंक से उठाती हैं, फिर मेंबरों को वो लोन डिस्पर्स करते हैं। आपके केस में आप क्या करते हैं? सारा पैसा मतलब बैंक से भी उठाते हैं या सारा पैसा आपके मेंबर्स के थ्रू ही है? मैं मेनली जब फाइनेंशियल एक्टिविटी की बात करता हूँ तो ये देखता हूँ कि हमारी एक ऐसा सिस्टम चल रहा है कि लोगों का इतना डिपॉजिट हमारे पास है, 27 से 28 करोड़ रुपया लोगों का जमा है। अच्छा, 27 से 28 करोड़ रुपए तो 6 करोड़ के करीब लोगों ने लोन लिया। है। ज्यादा पैसा हम बैंकों को एफडीआर के रूप में दे रहे हैं। अच्छा, उल्टा दे रहे हैं, बैंक में एफडीआर जमा करवा रहे हैं। ये एक अच्छा पॉइंट है। एफडीआर के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का एक मेथड होता है हमारा, जो सिक्योर पैसा इन्वेस्ट हो और उसकी रिटर्न अच्छी है, वो मेथड हम फॉलो करते हैं। एक पॉलिसी ऐसी तैयार करते हैं कि कितना पैसा हमने एफडीआर के रूप में रखना है और कितना पैसा हमने अदर इन्वेस्टमेंट में करना है। मैं एक एग्जांपल दूंगा। तो आपकी सोसाइटी में मतलब ये हम कह सकते हैं कि सोसाइटी को फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम। सोसाइटी कोई भी इनिशिएटिव लेती है तो उसमें पैसे आड़े नहीं आता है। मैं आपके माध्यम से अपनी जो कोऑपरेटिव की अपेक्स बॉडीज है उसको एक दरखास्त करना चाहता हूँ। हमारा जो हमने इको एंड क्रिप्को में किसी टाइम पर शेयर पाया था, अभी 10 लाख इको में और 40 लाख क्रिप्को में अच्छी रिटर्न आ रही है, उसमें से 20% वो दे रहे हैं, काफी टाइम से दे रहे हैं। अगर पैक्स को चलाना है तो इन पैक्स सोसाइटी को आगे आना पड़ेगा। उसका रीजन क्या है? आप इतना पैसा हर पैक्स से ले लो, वो तो सिक्योर फंड जमा हो गया और उनकी जो सैलरी का कुछ भाग जरा आपका डिविडेंड के रूप में अगर पैक्स में आना शुरू हो जाएगा तो पैक्स सक्सेस हो जाएगी। वो वैसे भी पैसा यूज करते हैं ना। तो ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अदर एजेंसीज है जो गवर्नमेंट की एजेंसीज है, इको एंड क्रिप्को ये तो कोऑपरेटिव है, गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसीज है उनको कोऑपरेटिव से शेयर लेना चाहिए। उसके क्या होगा, कुछ पैसा जो सिक्योर के रूप में उनको बेनिफिट आएगा, जिससे वो सैलरी निकलेगी। सैलरी निकलने से वो बेनिफिट के रूप में ऑटोमेटिक चला जाएगा। टैक्स के पास जितना पैसा होगा, अगर गवर्नमेंट चाहे आज रोड बनाने हैं, कुछ बना रहा है, आज तो गवर्नमेंट सब कुछ कर रही है। गवर्नमेंट के पास एक कॉमन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर चलाने जा रही है, कम आगे पैसा गवर्नमेंट के पास जमा हो जाएगा। अगर किसी बैंक में भी होगा, बैंक के पास सुपरविजन तो गवर्नमेंट की हो जाएगी ना। गवर्नमेंट ने आज रोड बनाने हैं, जो गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट बनाने हैं, जो भी करना है उस पैसे का यूज करे ताकि आम पब्लिक को उसका इंटरेस्ट मिले। मैं ये मतलब एक दरखास्त करता हूँ गवर्नमेंट की कि टैक्स के पैसे को यूज करे, भी उसमें मतलब पैसे जमा करने का अधिकार मिल जाए ताकि लोगों की असली रिटर्न वो मेंबर को चला जाए। अगर कोई पैसा कमाएगी टैक्स तो डिविडेंड के रूप में उसी मेंबर को दोबारा चलाएगा। तो आपके पास कितना शेयर है अभी? जो मेंबरों ने डाला हुआ है तकरीबन 40 लाख का शेयर। 40 लाख का शेयर है 2000 लोगों से। 2000 लोग। तो और कितना डिविडेंड आप दे रहे हैं? हर साल हम 20% देते थे, अभी हमने थोड़ा सा कम किया है 17%। उसका एक रीजन हमने किया है कि कुछ पैसा, नामात्र पैसा एक नए इनिशिएटिव के लिए हम यूज करें। अच्छा, मैं एक फंड का एक अलग बना दिया। वो मतलब पैसा तो वो रहता ही है, वो रिजर्व हो जाता है, मतलब जितने फंड्स होते हैं उसमें चला जाता है पैसा। हमने इस तरीके से लोगों ने कहा कि यार ये पैसे के अलावा अगर हमें कुछ फैसिलिटी दे दो, जैसे मैं आप बात करता हूँ एक्टिविटीज की, अभी क्या क्या फैसिलिटी दे रही है, फाइनेंशियल कस्टमरी सेंटर ट्रेडिंग ये तो हो गया। हम बायोगैस प्लांट लगाया हुआ है, कंज्यूमर डीजल पंप खोला हुआ है। बायोगैस प्लांट के लिए आप थोड़ा बताएंगे कैसे आपने उसको मतलब विचार आया और कैसे उसको आप चला रहे हैं? देखो विचार तो मैं जेगा क्रेडिट देता हूँ तो एनसीयूआई को देता हूँ। विचार मेरे मन में विचार हमेशा तभी आते हैं जब हमारा विजन बनता है। विजन तभी बनता है जब हम अलग अलग जगहों में जाकर देखते हैं कुछ काम को। 2014 की बात है कि मुझे एक बार 2014 की तरफ से एनसीयूआई की तरफ से मुझे साउथ कोरिया जाने का मौका मिला।
तो वहां पर जाकर मैंने देखा कि वो लोग कैसे डेवलप कर रहे हैं, हर चीज को रिसाइकल कर रहे हैं, बड़ी मतलब कि अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई। तो देश भी साफ सुथरा है, क्योंकि अगर हर चीज को रिसाइकल होगा तो वो गंदगी बढ़ेगी नहीं। तो जब मैं वापस आया तो मेरे मन में एक आइडिया आया कि क्यों ना हमारे विलेज में क्या होता है कि घर रहते हैं, घर के पास लोगों ने एनिमल रखे होते हैं, घर के पास ही गोबर के ढेर लगाए होते हैं, और जिन्होंने एनिमल नहीं भी रखे होते हैं वो अपने कूड़ा काट कर इकट्ठा करके उस गोबर में फेंक देते हैं। तो एक तो गोबर खाद का रूप नहीं ले पाता क्योंकि उसमें लोहा डाल जाता है, कांच डाल जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको पहले उठा लिया जाए यहाँ से। एक तो जहाँ की सफाई हो जाएगी, एक गोबर एक जगह पर हम ढेर लगा देंगे। मैंने मेंबरों को इकट्ठे करके बोला कि आप ऐसा करो, गोबर घर के पास इकट्ठा ना करो, हम एक कंटेनर तैयार कर रहे हैं, उसमें 3 बॉक्स लगा दिए हमने। उसमें एक तो आप जितने भी गोबर होता है वो डाल दो, एक जितना घर का वेस्टेज होता है वो डाल दो, जो रिसाइकल हो सकते हैं जैसे कांच लोहा उसमें डाल दो, पर घरों के पास गोबर ना लगाओ। तो ये इनिशिएटिव सोसाइटी की तरफ से हुआ। जब मैं वापस आया था मेरे मन में एक आइडिया है कि सफाई कैसे हो सकती है, क्योंकि वहां पर देखा ना देश साफ सुथरा था। जब मैंने वो जो आइडिया जो इम्प्लीमेंट हो गया तो लोगों ने तो पूरा हेल्प करते हैं हमेशा। हमारा प्रॉब्लम ये आ गई कि लोगों के घरों से तक इकट्ठा करना शुरू कर दिया, मगर सोसाइटी की जगह पर ढेर लगाना शुरू हो गया। जैसे दिल्ली की बात है, दिल्ली के बाहर एक बहुत बड़ा ढेर लगा है। मैंने ये सोचा कि जब तक इसका रिसाइकल ना हो तब तक उसका सोल्यूशन नहीं मिल सकता। तो तभी फिर मैंने सर्च किया नेट पर, तो मुझे पता चला कि बायोगैस प्लांट सबसे बड़ा सोल्यूशन है गोबर को निपटाने का। उसमें खाद भी अच्छी तैयार हो जाती है और फ्री की एनर्जी भी मिल जाती है खेत के रूप में। तो मैंने पीएचयू से मदद ली, तो वो पाइपलाइन डाली, प्लांट बनाया, एक पायलट प्रोजेक्ट पूरा बढ़िया बनाया उनके 2015 में 16 में चल गया। आप मानते हो कि उस प्लांट में क्या क्या फायदा मिला? एक मेंबर को हम 1 सिलेंडर के बराबर गैस 276 रुपए में दे रहे हैं। 276 रुपए 1000 के करीब सिलेंडर है, हम 276 रुपए में दे रहे हैं। घरों में पाइपलाइन के थ्रू पहुंच रही है, उनको टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ता जाके सिलेंडर की लाइन में लगने के लिए 2-3 घंटे नहीं करवा करने। तो सोसाइटी में उस गोबर गैस जो गैस बनता है तो वो गैस उन्होंने पाइपलाइन बिछा रखी है सभी पूरे गांव के पूरे जितने हमने पायलट के रूप में बनाया था प्रोजेक्ट 45 घरों के दी थी। 45 घरों के 45 घरों को दी थी उस टाइम। हम पायलट प्रोजेक्ट करते हैं। आपको पता होगा कि जिस सोसाइटी को देखने के लिए इंटरनेशनल लोग आते हैं, नेशनल लेवल से आते हैं। हम पन्नू साहब का एक विजन है कि हम देखो R&D भी है हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर में, हर सेक्टर में R&D होती है। जब तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगी ना, सेंटर नहीं होगा, तब तक डेवलपमेंट नहीं होगी। तो आपने पायलट प्रोजेक्ट किया? हमने वहां पर सभी के सभी पायलट कर रहे हैं ताकि लोग देखने आए। आपने अच्छा काम किया है कि आपने इस सोसाइटी को नेशनल पद्धर पर उठाने की कोशिश की है। प्रोजेक्ट आपका सही चल रहा है? बिल्कुल सही चल रहा है। उसमें खाद तैयार होती है, खाद हम 800 रुपए में 5000 लीटर उनको प्रोवाइड करते हैं। गैस 276 में प्रोवाइड कर रहे हैं। दोनों मकसद सोल्व हो गए। इसके अलावा मैं आपको और बताता हूँ, एक तो उनका जो बजट कम हो गया रसोई का, तो बेनिफिट मिल गया। थोड़ा ये बताएंगे हमारे दर्शकों को कि गैस मतलब आप उसे गोबर है वो खुद देने वहां डालने जाते हैं या सोसाइटी कैसे कलेक्ट करती है? सोसाइटी ने एक ट्रैक्टर और कंटेनर लगाया हुआ है जो 4:30 बजे लोगों के घरों में निकल जाता है। उसमें वेट करने के लिए वेइंग मशीन लगाई हुई है। लोग जितने कंटेनर उसमें वेट करके उसमें डालते हैं, उसको ऐप प्रोवाइड की हुई है। अच्छा, ऐप भी बना रखा है सोसाइटी में 2016 में अपने आप को ऑनलाइन कर लिया था। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में 2016 में सोसाइटी आपने ऑनलाइन, क्योंकि मैं तो काफी टाइम से गवर्नमेंट के पीछे पड़ा हूँ। एक बार हमारे रजत अग्रवाल जी से रजिस्ट्रार में उनसे भी मिला था, उन्होंने बुलाया था। हम हमेशा चाहते थे टैक्स को ऑनलाइन किया जाए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, लोगों का पैसा सेव होगा। तो हमने 2016 में खुद का सॉफ्टवेयर तैयार किया। कौन कितना मतलब उसमें गोबर दे रहा है, कितना उसको वो सारा पूरा उसमें ऐप बेस्ड है। ऐप बेस्ड है, वो साथ में डालता रहता है, ऑटोमेटिक मैसेज चला जाता है, मतलब अकाउंट में पैसे चले जाते हैं, सारा ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर गैस उसने ज्यादा कंज्यूम की है तो मीटर लगेगा। हाँ, मीटर लगेगा। और अगर गैस कम गोबर ज्यादा दिया है तो उसके पैसे पैसा वो अकाउंट में ऑनलाइन अकाउंट में पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। कोई लोग तो ऐसे हैं उसमें से गोबर भी खरीद लेते हैं, तो गैस भी खरीद लेते हैं जो गोबर उन्होंने बेचा होता है। तो जो गोबर हम इकट्ठा करते हैं उसके पैसे पे करते हैं, ऐसे नहीं लेते, फ्री में नहीं लेते। फ्री में नहीं, उसमें पैसे लेकर दे रहे हैं उनको, उनका अकाउंट में जमा हो जाते हैं। जो गैस यूज करते हैं उसमें भी वो एडजस्ट हो जाते हैं। एक तो ये प्रोजेक्ट हो गया। इसके अलावा और क्या? मेनली जो प्रोजेक्ट, इसके अलावा मैं कंज्यूमर डीजल पंप की बात कर रहा हूँ। डीजल पंप, उसमें एक समस्या आई थी, तो वो समस्या का सोल्यूशन के लिए भारत सरकार ने कदम उठाया कि वन टाइम स्कीम दे दी कि आप इसको रिटेल आउटलेट में कन्वर्ट कर दो। क्योंकि किसी टाइम ऐसा हो जाता है कि जो कंज्यूमर डीजल के भाव वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक टाइम ऐसा आया था कि 5 लीटर 20 रुपए लीटर तेल महंगा हो गया आम पंपों के मुकाबले। तो हमने मिनिस्ट्री से बात की, MCUI के थ्रू ही बात की, अपने
जेडे मेन चेयरमैन साहब है शिवानी साहब के थ्रू हमने दरखास्त दी थी कि हमारे जो कंज्यूमर पंप है पंजाब के वो चलाए जाए, उसका रेट कम किया जाए। तो सेंटर ने एक पॉलिसी बनाकर एक पेश कर दी कि हम इसको वन टाइम स्कीम दे देते हैं कि अपने कंज्यूमर पंप को रिटेल में कन्वर्ट कर दें। तो हमने वो भी अप्लाई किया हुआ। तो उसका क्या है कि प्रोसेस मैं गवर्नमेंट से ये दरखास्त करना चाहता हूँ उसका प्रोसेस को ईजी किया जाए, क्योंकि पैक्स को विलेज में सर्विस देनी है। अगर विलेज में सर्विस देनी है तो उसकी जो रूल एंड रेगुलेशन भी विलेज के हिसाब से बनने चाहिए। तो उसके अलावा जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किया जाए। अगर हमने पंप लगाना है शहर में जाकर तो फायदा नहीं है ना विलेज के लोगों को फिर 16 किलोमीटर तेल पाना है, उसके उस हिसाब से गाइडलाइन तैयार करके उसको क्या करना चाहिए। एक तो तेल सस्ता टाइमली मिल रहा है और 7-8 किलोमीटर आगे जाना होता था फिर आना होता था, उनका तेल के पैसे बच रहे हैं। इसके अलावा हमने हेल्थ क्लब के बारे में, हेल्थ क्लब में सुबह बच्चे आते हैं, शाम को बच्चे आते हैं, शेर का क्या होता है, सोसाइटी को भी इनकम आती है। फिजियोथेरेपी सेंटर है जो लोगों की रिक्वायरमेंट है, एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हमने जनरेटर सेट बैंकों में रेंट बेस पर दिए हुए हैं। अच्छा, और ऐसे हमने सिर्फ बिजनेस काम नहीं करते, हम सोशल एक्टिविटीज भी करते हैं और एनवायरमेंट का भी ख्याल रखते हैं। जो सोशल एक्टिविटीज में क्या क्या कर रहे हैं आप? सोशल एक्टिविटीज में हम ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को ग्रुप बनाकर। जो विलेज के बच्चे होते हैं उनका ग्रुप बना लेते हैं, जैसे कंप्यूटर की ट्रेनिंग दे दी, 3 मंथ की दे दी, 1.5 मंथ की दे दी। उसके जितना भी एक्सपेंसिव होता है पैक्स करते हैं, जितना भी खर्चा उसको टूर कराना है कुछ भी करना है। इसके अलावा हम उसमें जैसे हमने स्कूल के बच्चे अडॉप्ट किए हुए हैं, हमारे सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसके बच्चे अडॉप्ट किए हुए हैं। हमने उनको बोला है जितने बच्चे पे नहीं कर सकते किसी भी एडमिशन फीस हम हमें लिस्ट बना कर दो, हम शॉर्ट आउट करेंगे। उस अगर किसी टीचर की कार्ड होती है, जब तक टीचर अरेंज नहीं होता वहां पर कभी ट्रांसफर हो जाता है, अगर टाइमली टीचर नहीं आता, हमने कहा बच्चों की पढ़ाई नहीं खराब होनी चाहिए, आप टीचर रख लो, उसकी पे हम करेंगे। जैसे हम हर पीएम के पे करते हैं ऐसे पैसे देते रहते हैं। इसके अलावा हम विलेज में काफी काम करते रहते हैं, जैसे हमने प्लांटेशन कर दी। इस तरीके से बहुत काम चलते रहते हैं, मतलब कि सोशल एक्टिविटी में बहुत ज्यादा है। मेनली सोशल एक्टिविटी में और एनवायरमेंट में जो हम कॉमन समझते हैं, दोनों के फर्क है। पैक्स का काम सिर्फ बिजनेस करना नहीं है, अपने एनवायरमेंट को भी बचा कर रखना है। उसमें हमने जैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया हुआ है, विलेज के गंदे पानी को साफ करके इरिगेशन के लिए यूज कर रहे हैं। इस तरीके के वो भी हो गया। अभी जो हम करंटली जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो हमारा निचली है, हमारा प्रोसेसिंग एग्रो प्रोसेसिंग जो सेंटर लग रहा है, वो काफी बड़ा सेंटर, उसमें फ्लोर मिले हैं, मिनी डाइसेलर है, ऑयल एक्सपेलर है, ग्रेड वगैरह है। वो इस तरीके से हमने जन औषधि के अंदर खोल दिया। इस तरीके से हम बहुत सारी एक्टिविटी जो करंटली हमारी है। तो ये सब करने के लिए आपको एक मतलब टीम की जरूरत होती है। तो आपकी सोसाइटी में कितना स्टाफ है? देखो हमारे अभी जो स्टाफ है मुझे मिलाकर 16 एम्प्लॉई हैं, 16 एम्प्लॉई हैं। तो ये सब लोग मिलके इसको मैनेज कर पूरी तरह आप इसको पूरा देखते हैं। ठीक है, तो सोशल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन हो रहा है सोसाइटी का धीरे धीरे। और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं इसके बाद? कुछ ऐसे इनिशिएटिव जो आप इन फ्यूचर करना चाहते हैं या आप अभी सोच रहे हैं? हमने 2-3 प्रोजेक्ट है जो हमने डिजाइन किए हुए हैं, पाइपलाइन में पड़े हुए हैं। एक तो हम जो समस्या है सबसे बड़ी फार्मर की, मंडी की प्रॉब्लम है। मंडी बोलते हैं उसको कि वो सब्जी वेजिटेबल वगैरह लगाता था मगर उसका सही मूल्य नहीं मिलता। उसका रीजन यही था कि वो जब मंडी से अपनी सब्जी काट कर मंडी में लाया जाता था किसान अपने फार्म से, तो वहां पर जो रेट लगा उसको बेचनी पड़ती थी। उसका मैं एग्जांपल देता हूँ, आज किसान ने गोभी काटी और मंडी में ले गया, उसको पता नहीं होता आज का भाव क्या है। अगर उसको 5,000 रुपए किलो बेचनी पड़ेगी, उसको बेचनी पड़ेगी, क्योंकि वो वापस नहीं लेकर आ सकता, उसको फेंकनी पड़ेगी, तो उसको मतलब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मगर गोभी अगर वो शाम को खरीदता है दोबारा तो उसको 20 रुपए में पड़ती है। हमने ये डिफरेंस देखा कि कहाँ पर डिफरेंट है। उसकी जब वो बेचने गया था सुबह तो 5,000 रुपए में बिकी, अब खुद खरीद रहा है तो 20 रुपए में मिल रही है। हमने एक सोल्यूशन ऐसा बनाया हुआ है कि हम एक ऐसी मॉडर्न मंडी तैयार करेंगे जिसकी सुपरविजन खुद किसान करेगा। वो मैं प्रोजेक्ट है मैंने उसमें इस तरीके से मतलब साइंटिफिक स्टोरी होगी। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। उसमें रैक बने होंगे 1 बाय 1। उस रैक में मतलब इस तरीके की मॉडर्न मशीनरी होगी। आप मैं और आपने गोभी की सब्जी लगाई है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जी लगाते हैं, तो हर को एक एक रैक प्रोवाइड होगी। आपने भी जितनी गोभी काटी वो उस रैक में चीज देंगे, मैंने जितनी काटी मेरा भी उस रैक में चीज गया, ऑटोमेटिक वेट आ जाएगा, इतनी गोभी का इतना रेट होगा। किसान फ्री होकर अपने घर को चलाएंगे, वो सीसीटीवी कैमरे उससे कवर होगी।
किसान को हमने मोबाइल से जोड़ देंगे उससे। होगा क्या कि ऑटोमेटिक उसकी जो सेल होगी, हम घरों में जैसे हमने मीटर लगाए हुए हैं पाइपलाइन के थ्रू, हम घरों में स्लाइड लगाएंगे, हर किचन में एक एक एलईडी लगा देंगे। उस एलईडी में 1 बाय स्लाइड सब्जियों में ही चलती रहेगी। जे गोभी इतने रुपए किलो, जे टमाटर इतने रुपए किलो, इसकी इतने रुपए किलो, इसकी इतने, आपने भी बीजी है, मैं भी रेट आपने डिसाइड किया है सामने, आपने 33 रुपए किया, मैंने 30 किया। तो आप किसान रूरल लोगों को पता होता है ये खेती कैसे करता है, ये केमिकल ज्यादा यूज करता है, आप केमिकल कम यूज करते हो, इसलिए आपका 33 रुपए है। और लेडी के मन में ख्याल भी कब आता है जब वो किचन में जाती है, आज क्या बनाऊं। अगर उसकी किचन में वो स्लाइड चल रही है 1 बाय 1 सब्जियों की, वो देखेगी हाँ गोभी ये मिल रही है इतने रुपए किलो, वो कॉल करेगी सोसाइटी के वो नंबर पर जो मैनेज कर रहा है, इतनी गोभी इस आईडी की दे दो, इतने आलू इस आईडी के दे दो, वो पूरी की पूरी पैकिंग हो गई, घरों में सप्लाई हो जाएगी। किसानों को मैसेज चल जाएगा आपकी 5 किलो सेल हो गई, आपकी 30 किलो हो गई, आप रेट बढ़ाना चाहते हो घटाना चाहते हो, सिर्फ मैसेज के थ्रू रेट बढ़ जाएंगे घट जाएंगे। किसान को लगेगा मतलब किसान अपना जो आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें किसान अपना जैसे प्रोडक्ट लगा रख के आएगा और उसका रेट भी वही तय करके और उस रेट पे अगर कस्टमर को जरूरत है कि हम इसी रेट पे परचेज करेंगे तो वो सोसाइटी को कॉल करेगा, सोसाइटी वहां पहुंचा देगी, वो मार्जिन लेगी, मार्जिन लेगी। अगर किसान को पता चल रहा है, लेकिन उसमें ये भी आ सकता है कि किसान को जरूरत है, अब वेट कर रहा है कि हमने जो रेट किया तो अब नई कॉल्स आ रही हैं, कभी कई लोगों ने कम किया है, तो वो भी है ना, मैंने बोला ना अपडेट होता रहेगा। अभी आप मेरी कॉपी नहीं बिक रही, आपकी बिक रही है, आपकी 35 रुपए है, मेरी 40 रुपए है, मेरी नहीं बिक रही, मैं उसी में अपडेट कर सकता हूँ, अपना रेट घटा सकता हूँ, स्लाइड में चेंज हो जाएगा। वो मुझे लगा मेरा रेट ज्यादा है इसलिए निकली है, वो सब ऑनलाइन रहेगा। किसान को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसान इतना ज्यादा नहीं करेगा ना, बहुत टाइम नहीं खराब करेगा, किसान सिंपल कॉल करेगा उस रजिस्टर्ड नंबर से, अच्छा जेड़ा जो मैनेज कर रहा है कि हमारा बिका कि नहीं बिका, मेरी इस आईडी का रेट अभी 28 रुपए का होगा, उसी में ले अपडेट होगी, मेरा इसका बढ़ा दो। तो ये आइडिया कैसे आया? ये मैं जैसे हम काम करते हैं ना, जनरली हम लोगों में विचरते हैं, जब हम विचरते हैं लोगों की प्रॉब्लम देखते हैं तो सोल्यूशन कुदरत अपने आप देती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम के साथ साथ आपने सोल्यूशन निकाला। अब इसमें जो मेन चीज आएगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा, वो आप कैसे टैकल करेंगे उसको? हम ये चाहते हैं कि जो टैक्स में पैसा पड़ा हुआ है उसका कम यूज हो, ज्यादा गवर्नमेंट की स्कीमों वाला ध्यान रहता है, कोई ऐसी स्कीम आ जाए जिससे हमें बेनिफिट मिल जाए। मैं करंटली एक एग्जांपल लेता हूँ, अभी मैंने बोला है प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहे हैं, जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसका जो बजट था हमारा 73 लाख का तकरीबन वो बनना था, तो हमने देखा कौन सी स्कीम में ये कवर हो सकता है, तो करंटली उस टाइम स्कीम चली थी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF, उसमें क्या बेनिफिट मिलना था कि हमें 1% में लोन मिल जाना था। उसमें क्या करते थे, जब हमें कोऑपरेटिव बैंक 7% में लोन देगी, 3% स्टेट जड़ी AIF का सबमिशन मिल जानी थी और 3% ही जो नबार्ड ने हमें सबमिशन दे देनी थी, हमें तो 1% में लोन मिल जाना था, तुम्हारे लिए बेनिफिट था, हमने उसमें उसको कवर कर लिया। उसके बाद हमने देखा इसको और किस तरीके से कवर कर सकते हैं, हमें पता चला कि अगर इसको PMFA स्कीम में भी ले जाए तो 33% वो भी हमें सब्सिडी मिल जाएगी, तो हमने दोनों तरफ से फायदा लेकर वो प्लांट लगा दिया। प्लांट लगा दिया तो मतलब आपका मेन फोकस ये रहता है कि मेंबर्स का पैसा कम से कम लगे, हाँ ज्यादातर हम गवर्नमेंट स्कीम्स को बिल्कुल पैसा उसमें लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल हम ये आपका प्राइम हो, मेरा पहले रहता, मैं जितनी भी एग्रीकल्चर मशीनरी खरीदते हैं हम गवर्नमेंट के देखते रहते हैं, इसकी 80% में मिल जाती है। जैसे अभी करंटली हमने इतना सामान खरीदा, बेल ट्रैक्टर वगैरह खरीदे, 80% सब्सिडी मिल गई, तो क्या किया जाता है उसमें 20% हमारा लग गया, 80% गवर्नमेंट ने दे दिया, तो बेनिफिट ही है ना। इस तरीके से देखो, अगर ग्रोथ करनी है मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए, किस तरीके से आप पैसे को बचा सकते हो और किस तरीके से आप गवर्नमेंट की फैसिलिटी को अडॉप्ट कर सकते हो। तो ये आपका, इसके अलावा और भी कोई आपका? देखो फ्यूचर प्लान तो हमारे है, मैंने तो एक बताया था ना, उसके बाद हमने जो वर्ल्ड ग्रेन स्टोरेज की बात करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि वर्ल्ड ग्रेन स्टोरेज होना चाहिए, बिल्कुल जरूरी होना चाहिए, उसकी जिम्मेवारी भी टैक्स को लेनी चाहिए। उसका रीजन यही है कि अपनी की ग्रोथ, जो एरिया की जितनी भी मतलब पैदावार है, अगर टैक्स उसको संभाल लें तो उसका मैनेजमेंट का अच्छा सोल्यूशन मिल सकता है। उसका मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था कि प्रोक्योरमेंट सोसाइटी करेगी, स्टोरेज सोसाइटी करेगी, प्रोसेसिंग सोसाइटी करेगी और सेल्स सोसाइटी करेगी। मैंने पहले बोला प्रोसेसिंग यूनिट हमने लगा दिया, हम चाहते थे प्रोक्योरमेंट खुद करें हम एरिया। उसके बाद हमने सोचा था सैलोस लगा दें,
क्योंकि उसमें क्या बेनिफिट होगा गवर्नमेंट को, क्या बेनिफिट होगा और टैक्स को क्या बेनिफिट होगा। गवर्नमेंट जैसे अभी चल रहा है मंडी का सिस्टम, उसमें क्या होता है बाल तलना कितना लगता है, उसको संभालने की प्रॉब्लम रहती है, बाल को कभी मींह पड़ गया वो गिल्ला हो गया तो कुछ। अगर लोकल एरिया में ही स्टोरेज होगा, एक तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच जाएगा, एक बारदाना बच जाएगा, टाइम बच जाएगा और पैक्स को उसका बेनिफिट मिल जाएगा और सिक्योर रहेगा। जितना भी क्रॉप है, जितनी भी क्रॉप है उसकी प्रोसेसिंग होगी टाइमली और साल दौरान सेल होगी। उसका मैंने ये निकाला होगा, जैसे मैं पंजाब की बात करता हूँ कि वहां पर आटा दाल स्कीम चल रही है। आटा दाल स्कीम के लिए तो अलग से पार्टियां आ रही है ना, टेंडर क्रिएट कर रही है, पैक्स ये काम करती होती है, पैक्स बीट खरीदती होती, उसको स्टोर करती होती, पैक्स उसको प्रोसेस करके थैलियां तैयार करती होती। तो गवर्नमेंट को कहती है कि अपने अदारे को ही दे दो ये काम, स्कूलों को सप्लाई तो करना ही है, टैक्स के साथ वाले स्कूलों को हम सप्लाई करेंगे। तो गवर्नमेंट कहना मना करती, गवर्नमेंट कहती अच्छी काम है, तो किसानों का भी समाधान मिल गया और जो मार्केटिंग की प्रॉब्लम भी खत्म हो गई। इस तरीके से वो भी बनाया हुआ है। इस तरीके से मैंने जो अभी पैडी की समस्या चलती है, पैडी स्टॉक की, उसका एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है कि उस पैडी स्टॉक को हमने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। गड्ढे बना रहे हैं बिल्डर के थ्रू। हम चाहते थे उससे बायो सीएनजी तैयार करें और विलेज में जैसे हमने पहले मैंने बात की 3 व्हीलर चला रही थी सोसाइटी, हम चाहते हैं शाहपुर हमारा डिस्ट्रिक्ट है 16 किलोमीटर 20 किलोमीटर, लोग मांगर कॉलेज पांडे जाते रहते हैं, तो आप डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता है। तो लोगों की डिमांड है कि एक बसेस ऐसी चलाओ जो विलेज से लेकर वो डिस्ट्रिक्ट तक जाए, शाहपुर तक जाए। हम 2 बसेस लेना चाहते हैं, वो बसेस जो है बायो सीएनजी से चलेगी। खुद की हम पराली इकट्ठी करेंगे, खुद की बायो सीएनजी तैयार करेंगे, वो बायो सीएनजी अपनी जो बसेस से लेगी हुई है ट्रांसपोर्ट के लिए उसमें यूज करेंगे ताकि कॉमन सोल्यूशन मिल जाएगा। इस तरीके से हम प्रोजेक्ट तैयार करते रहते हैं। अच्छा, आपकी सोसाइटी को कई सारे अवार्ड्स वगैरह भी मिले, इसके बारे में कुछ बताइए। देखो पहले मैं बात करता हूँ, जब भी कोई अच्छा काम करते हैं तो लोग रिकॉग्नाइज होते हैं, तो आपकी सोसाइटी को कहाँ कहाँ डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिले हुए हैं, स्टेट अवार्ड, नेशनल अवार्ड, इंटरनेशनल मिले हुए हैं। मैं बात करता हूँ अभी करंटली जो मिला है 15 अगस्त में हमें सीएम साहब ने 15 अगस्त में सम्मानित किया इस पैक्स को। सबसे बड़ी बात होती है जब किसी ऐसे दिन में सम्मान करना, तो ये जो सम्मान होता है ना एक एप्रिशिएट होती है, आपके काम में मोर होती है कि आपने जो किया अच्छा किया। अगर वो मोर ना मिले ना तो जितना मर्जी काम करी जाओ फिर वो मजा नहीं आता। मोटिवेशन तभी मिलती है कि अगर आपके पास एक कुछ भी, आप लोग इसको कागज का टुकड़ा बोलते हैं, अगर इसमें सरकार लिखकर दे देना आपने अच्छा काम किया, इससे इसकी पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। ये पेज सरकार को सिर्फ इतना ही देना है कि जिसने अच्छा काम किया उसको ये सर्टिफिकेट दे दे। तो लोग जैसे हमारे मन में कभी नहीं रहता कि हमें पैसा मिले, कभी नहीं रहता, क्योंकि सैलरी मिल रही है, अच्छी खानदान है, ठीक है। हमें ये चाहता है कि हमारे काम में मोहर लग जाए, जो हमने किया एक बार बता दे सरकार के ये आपने अच्छा किया, इससे लोगों को बता, उससे मोटिवेशन मिलती है हमारे स्टाफ को और हमारी मैनेजमेंट को, जिसने काम करना है वो अच्छा रहता है। तो बहुत ही अच्छा डिस्कशन रहा आपके साथ। कई सारे पॉइंट्स आपने मतलब बताए कि जनरली सोसाइटियों में जो फाइनेंस कैसे इकट्ठा होता है और सोसाइटी को कैसे चलाया जा सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे कैसे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। तो निश्चित तौर पे जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हैं या सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं, तो उनको एक निश्चित तौर पे एक गाइडेंस रहेगा। इस वीडियो के मार्फत वो जान पाएंगे कि कैसे हम अपने बिजनेस को, अपने आइडियाज को कैसे प्रोड कर सकते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ग्रैब कर सकते हैं और सोसाइटी के मेंबर को और सोसाइटी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल के इस पॉडकास्ट में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद।